सबसे पहले तो आप कह रहे थे बघेल जी कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बचपन में मैंने पिट्ठू, कंचे, गुल्ली डंडा, स्टापू सब खेला। और महिलाओं की मीटिंग है तो बहनें हमेशा लड़कों को हराती थी। आज यहां आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये भिलाई है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली। और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहां पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं। और एक तरह से जो आधुनिक भारत है उसकी नींव यहीं पे डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान का मिसाल है। देश की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। यहां खड़े होकर देश के एक एक वासी को गर्व महसूस होना चाहिए और होता होगा। यहां इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी गौरव इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहां गई और मैंने एक एक स्टॉल देखा तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है। और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। कई बहनों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सब ने कहा दीदी बहुत खुश हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर हैं, गांव-गांव जाती हैं, दवाइयों का वितरण करती हैं। कुछ लड़कियां थीं जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिसके वो काम आती हैं, जो बेच सकते हैं उससे कमाती हैं। स्वयं सेवा समूह है और आप यहाँ बैठी हैं। आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। इस सब से मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। देखिए, गर्व इसलिए होता है क्योंकि अगर आप भिलाई को लें या आप इस सारे कार्यों को लें जो छत्तीसगढ़ की आज सरकार कर रही है, तो ये एक अलग तरह की राजनीति का प्रतीक है। हमारी जो राजनीति है इस देश की, उसकी नींव स्वतंत्रता संग्राम में डली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ऐसे महापुरुष थे जो आजादी के लिए लड़े और उन्हीं के असूलों से, उस संग्राम के असूलों से ये देश बना। तो ये एक ऐसी राजनीति है जिसके नेता आगे भी देखते हैं भविष्य के लिए और साथ साथ वर्तमान को भी मजबूत बनाते हैं। मैंने खुद अपने अनुभव से ये देखा कि ये राजनीति क्या है। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होंगी। अनोखे लाल मेरे दोस्त अमेठी से आए हैं। अमेठी की एक बात है, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई
आपको मालूम होगा वो उसका सांसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए, मैं उनके साथ साथ बैठी थी। हम एक गांव में पहुंचे, गांव में हम उतरे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को। तो मैं खुद चौंक गई, क्योंकि पिताजी से तो थोड़ा सा डर तो बच्चों को होता ही है, लेकिन उसके ऊपर से वो प्रधानमंत्री थे और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। तो डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। गाड़ी में बैठे मैंने कहा बुरा नहीं लगा पापा? कहते बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और ये उसका कर्तव्य है, उस महिला का, कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए कि यहां ये समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। अब आगे आइए, तकरीबन 40 साल बीत गए, मैं बुढ़ी होने वाली हूं। मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, एक मोहल्ले के अंदर चली गई, एक महिला मिली, चूल्हे पे खाना पका रही थी। मैंने पूछा गैस सिलेंडर है? कहा है दीदी, खाली पड़ा है। मैंने कहा भर सकती हो? कहती नहीं भर सकती, पैसे नहीं है। मैंने कहा घर पे काम कौन करता है? उसने कहा कोई नहीं करता, रोजगार नहीं मिलते आजकल। तो मैंने कहा कमाती कैसी हो, कैसे हो? तो उसने कहा थोड़ी बहुत कांच की चूड़ियां थी, उनको वो जोड़ जोड़ के वो कमा लेती थी थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा भाई मोहल्ले की क्या परिस्थितियां हैं? उसने कहा दीदी बिजली के खंभे हैं, बिजली नहीं आती, पानी की टूटी है, पानी नहीं आता, सड़क तो आपने देखी होगी खराब पड़ी हुई है। तो मैंने कहा वोट किसको दोगी? इसी विधायक को दोगी? क्या कहा उसने? मैं इसी को दूंगी। मैंने कहा अरे वाह, अभी तो तुम कह रही थी कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, कमा नहीं पा रही हो, तो इसको क्यों वोट दोगी? इसने क्या किया है तुम्हारे लिए? तो वो धर्म की बातें करने लग गई, जाति की बात करने लग गई। तो तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। और फर्क क्या आया है? जनता जागरूक तब भी थी, जनता जागरूक अब भी है, लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, और इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। और इनका राजनीतिक इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहां आपके जज्बात है, आपका धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने ठीक क्यों नहीं की, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरी यहां टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए, मेरे लिए आपने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया। और ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिसे आप सबका ध्यान भटकाया जाएगा ताकि आप सही सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज की राजनीति, अफसोस की बात है, लेकिन यही राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में उन्होंने G20 कराया। कोई नहीं कहता कि ये बुरी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे यशोभूमि को बनाने में, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे नए संसद भवन को बनाने में, 8,000 रुपए के ये हवाई जहाजों में उड़ के जाते हैं सिर्फ उनके लिए। 2 हवाई जहाज खरीदे हैं 8-8 हजार करोड़ रुपए के। लेकिन ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपकी सड़कें टूटी क्यों हैं। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते
कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है, ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कैसे कमा रहे हैं। देश का मान सम्मान बढ़ता है, ये हर देशवासी के लिए अच्छी चीज है, सबको गर्व होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास को भूल जाएं और ये भूल जाएं कि सत्ता उन्हें किसने दी और उनको कैसे मिली। आज छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रदेश की सरकार है जो पुरानी वाली राजनीति के असूलों पर चल रही है। केंद्र की सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास से छीना है और छीन के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सींचा है। छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश सरकार ने एक एक पैसा आपके जेब में वापस डाला है। महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीमें की हैं वो इस भावना को मन में रखते हुए की हैं कि महिला क्या है और कितना बोझ उठाती है। इस देश की रीढ़ की हड्डी है महिला। मेरी बहनें, समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि जानते हैं कि चाहे आप बाहर जाएं काम करने के लिए, तब भी आप घर आएं तो आपको घर का काम करना पड़ता है, आपको परिवार में बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है और आप मुस्कुराते हुए ये बोझ उठाती हैं। मैं जानती हूं कि रात को आखिर में, सबसे आखिर में जो सोती है वो महिला होती है। जब सारा घर साफ हो जाता है, चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो गरीब महिला हो, चाहे बड़े घर की महिला हो, लेकिन परिवार का बोझ, समाज का बोझ भी उठाती है। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे असूल हैं, जिस पर अगली पीढ़ी का भविष्य बनता है, वो भी महिलाएं बनाती हैं और महिलाएं उसकी रखवाली करती हैं। तो यही भावना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई और महिलाओं के लिए, आपको और भी सशक्त बनाने के लिए तमाम स्कीमें भूपेश बघेल जी की सरकार ने आगे बढ़ाई। 10 लाख से अधिक महिलाएं 2018 से स्वयं सेवा समूह में जुड़ी हैं। मैं उनसे बातचीत करते हुए कह रही थी कि जो पहले कमा नहीं पा रही थी उन्हें मौका मिल गया, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, उस छोटे से व्यापार के जरिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, आगे बढ़कर थोड़ा अपने घर के लिए कुछ खरीद लिया, एक सिलाई की मशीन, कुछ बकरे, एक गाय, और उसके जरिए फिर उस माध्यम से फिर और कमाने लगी और आगे बढ़ी। सरकार स्कीम लाई, उन स्कीमों के तहत और भी कमाई हुई और मुस्कुराकर मुझे कह रही थी कि कुछ ऐसे स्वयं सेवा समूह हैं जिन्होंने हजारों लाखों रुपए कमा लिए हैं। इसी तरह से जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए बनाकर उनकी मदद कराई, सहायिका को भी मदद की, उनका भी मानदेय बढ़ाया, मिनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं का भी 7,500 तक बढ़ाया, मितानिन बहनों की प्रतिमाह 2,200 रुपए की आय उनको भी दिलवाई। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से जो कुपोषित महिलाएं हैं उनका भी लाभ हुआ। दाई दीदी क्लिनिक शुरू करवाई, जिससे महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित क्लिनिक बनी, जिससे निःशुल्क इलाज हो रहा है। महतारी जतन योजना
एक ऐसी योजना जिससे गर्भवती महिलाएं को अच्छा भोजन मिलता है, उनको पौष्टिक भोजन मिलता है। सरकारी स्कूलों में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दिलवाई। स्वामी आत्मानंद स्कूल में 50% महिला का आरक्षण हुआ। मैं कुछ छात्राओं से मिली, इतनी खुश लग रही थी, कह रही थी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत खुश थी, उन पे अपने आप पर गर्व था। महिला स्वयं सहायता समूह में करोड़ों के लोन माफ किए गए। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से श्रमिकों की बेटियों को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली। गौठान समितियों में हजारों महिलाओं को रोजगार मिला। मिशन क्लीन सिटी परियोजना के तहत हजारों महिलाएं कार्यरत हुईं और ऐसी बहुत सारी और स्कीमें प्रदेश सरकार ने खास तौर से मेरी बहनों के लिए लागू की। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार का आपके लिए एक विजन है और वो आज तक सीमित नहीं है। वो आपके आज को मजबूत बनाना चाहते हैं और आपके कल को भी बुलंद बनाना चाहते हैं। आप सब ने अक्सर सोचा होगा कि सत्ता के पीछे लोग बहुत दौड़ते हैं, खासतौर से नेता लोग बहुत दौड़ते हैं। और मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कई ऐसे नेता होते हैं जो सत्ता के लिए ही उत्सुक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और सत्ता इसलिए चाहते हैं ताकि उनका मान सम्मान बढ़े, उनके पैसे इकट्ठे हों, उनके बड़े बड़े महल बने। वो एक तरह का नेता होता है। लेकिन एक अलग तरह के नेता भी होते हैं जो सत्ता इसलिए चाहते हैं क्योंकि उस सत्ता के जरिए जनता की भलाई कर पाएंगे। और मैं गर्व से कहती हूं कि आज छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वह इसी तरह का है कि सत्ता इसलिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि आप सबकी भलाई हो। जैसे मैंने कहा कि जो आपकी संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है, इस प्रदेश की संपत्ति है, वो आपके काम आई। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार सहायता नहीं करती प्रदेश की सरकार की, और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके तहत जितनी भी देश की संपत्ति थी, चाहे बड़े बड़े पीएसयू थे, चाहे बंदरगाह थे, चाहे एयरपोर्ट थे, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए गए। ये आपकी संपत्ति थी, आज आपकी नहीं रही। ऐसी सरकार केंद्र में है तो एक तरह से आपका ये सौभाग्य है कि प्रदेश में जो सरकार है वो आपके हित की रक्षा करती है, और जो देश की केंद्र की सरकार है उनकी जो तमाम ऐसी नीतियां हैं जिससे जनता का नुकसान हो रहा है उससे आपको बचा कर रखती है। जितनी महंगाई आज बढ़ गई है केंद्र की सरकार की नीतियों की वजह से, उससे कुछ हद तक छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का किसान, नौजवान बच रहा है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मेरी बहनों, मैं जानती हूं आप पर बोझ बहुत ज्यादा भारी हो गया है। जब घर पे कोई बीमार पड़ता है, कोई आपत्ति आती है, तो बहुत घबराहट होती है कि किस तरह से हम संभालेंगे। आप बाहर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो लगता है कि आधी चीजें खरीदने के बगैर वापस आ जाएंगी क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। गैस की सिलेंडर की बात की मैंने, तेल की बात की, ये सब देश में इन सब की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग पिस रहे हैं इस महंगाई में। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उसने आपकी राहत के लिए और आपकी मदद के लिए बहुत कार्य किए हैं। आज
छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। खेती उसके लिए एक लाभ का जरिया बन गया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही, पूरे देश भर में सिर्फ छत्तीसगढ़ में खेती करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। बाकी सब जगह किसान त्रस्त है, परेशान है। महंगाई की वजह से, डीजल के दाम की वजह से, खाद यूरिया के दाम बढ़ने की वजह से बहुत कम कमा पा रहा है। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ में ही मिल रही है। गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, इनके किसानों को अतिरिक्त लाभ भी हो रहा है। मिलेट, जिसके बारे में किसी ने पहले सुना ही नहीं होगा, आज उसका कितना लाभ आप सबको मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में जाना जाता है और आपके प्रदेश का सम्मान हर रोज बढ़ते चले जा रहा है। मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहां आकर धान खरीदी का श्रेय लेते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर मोदी जी की सरकार ही छत्तीसगढ़ का धान खरीद रही है, तो उत्तर प्रदेश के किसान अपना धान 1200 या 1400 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? वहां तो इन्हीं की सरकार है। आवारा पशु की इतनी बड़ी समस्या पूरे उत्तर भारत में है। जहां जहां हम जाते हैं लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। आवारा पशु रात को खेती खा रहा है। पूरी रात महिलाओं को खेती में बैठना पड़ता है अपनी खेती की रखवाली करने के लिए। यहाँ जो गोठान की स्कीम है, उसके जरिए ये समस्या ही दूर हो चुकी है। इसका मिसाल हर चुनाव में हम हर प्रदेश में देते हैं। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में मैंने गांव-गांव में कहा कि छत्तीसगढ़ का मिसाल देखिए, ये समस्या हल हो सकती है। छत्तीसगढ़ में हल की गई है। सरकार बनने पर 24 घंटों के अंदर अंदर ही छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ होना शुरू हुआ। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 7,000 रुपए की अधिक सहायता मिल रही है। 91 लाख एकड़ वन भूमि पर 5 लाख से अधिक पट्टे दिए गए हैं। बस्तर में आदिवासियों की 4,200 एकड़ कृषि भूमि वापस की गई है। इसी तरह से लाखों बीपीएल परिवारों का 5 लाख तक निःशुल्क इलाज हुआ है। तेंदुपत्ता संग्रह का मेहनताना बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। कमजोर वर्ग के 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को आधुनिक स्कूलों में शिक्षा मिल रही है। देखिए, ये प्रदेश, ये देश, ये आपकी संपत्ति है। आज जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, उनमें साफ है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उनकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है कि इन समस्याओं से आपको बचाए और आपकी सहायता करे। चुनाव आने वाला है। चुनाव के समय सब नेता आपके सामने आकर वोट मांगते हैं। मैं सिर्फ आपसे आपकी जागरूकता मांग रही हूं। जागरूक बनो। जो कहानी मैंने आपको बताई कि एक गांव की महिला ने प्रधानमंत्री से पूछा कि तुमने मेरी सड़क ठीक क्यों नहीं की, उस तरह से आप भी बनो। जागरूक बनो और देखो कि पिछले 5 सालों में इस प्रदेश सरकार ने आपके लिए क्या नहीं किया, कितने कैसे कार्य किए हैं जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं और आप विकसित हो रहे हैं। आपका नाम, आपके प्रदेश का नाम देश भर में, दुनिया भर में रोशन हो रहा है। और इस जागरूकता का इस्तेमाल अपनी ही भलाई के लिए करो। जब सवाल उठाते हो, जब जागरूक बनते हो,
तो आपकी समस्याएं आगे आती हैं और आपका ध्यान भटकता नहीं है। जो ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, जो नेता आपके सामने आकर आपके जज्बातों के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सांप्रदाय के आधार पर आपसे वोट मांगते हैं, उनको अपनी सच्चाई दिखाओ, अपने अनुभव पर उतरो और उनसे पूछो कि हमारे लिए आपने क्या किया। और जब आप ये सवाल छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको हर जगह मिलेगा। आपको उन महिलाओं से मिलेगा जो यहाँ पे स्टॉल्स में हैं, पाठशालाओं से मिलेगा, नौजवानों से मिलेगा और हर उस व्यक्ति से मिलेगा जिसके लिए इस प्रदेश की सरकार ने दिन रात एक करके काम किया है। इसीलिए यहाँ खड़े हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी जो महान संस्कृति है और हमारी राजनीति के जो पुराने असूल हैं, उनको याद करिए, उन्हें मत भूलिए। अपने प्रदेश के लिए, अपनी भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी का समर्थन कीजिए, ताकि ये जो काम इन्होंने शुरू किया है, जिसका नतीजा अपने 5 सालों से अपने प्रदेश में देखा है, ये काम रुक ना पाए। आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो बार बार आपका ध्यान भटकाती है, तो सिर्फ इसी काम में वो मस्त रहेंगे, इसी में वो व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इन्हें भूलिएगा मत और अपनी ही भलाई के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए अपना कीमती वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।